करवा चौथ आने वाला था। बाजार पूरी तरह से सजे हुए थे। काजल की जेठानी उमा को देखकर लग रहा था मानो आज ही पूरा बाजार खरीद लाने वाली हो। काजल, तुम ये सामान के थैले घर तक लेकर चलो, मैं तब तक मेहंदी लगवा लेती हूँ। तुम तो मुट्ठी छापती हो, तो तुम तो कल रात में ही लगाओगी। काजल सामान के थैले लेकर घर पहुँचती है। क्या हुआ काजल बहू, उमा बहू कहाँ रह गई? माँ जी, वो भाभी गली के बाहर मेहंदी वाले बैठे हैं, उनसे मेहंदी लगवा कर आ रही है। तूने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? तू ऐसे क्यों आ गई? माँ जी, करवा चौथ तो परसों है, मैं तो कल खुद से ही लगा लूंगी। ये देखो, मैं आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ, ये मैं आपको परसों पूजा के बाद दूंगी। काजल बहू, इधर आ, मेरी तरफ देख। मुझे पता है तेरी आंखों में आंसू मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। काजल कब तक ऐसे अपना मन मारती रहेगी? तभी उमा आ जाती है। माँ जी, ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है मैंने। पूरे 700 रुपए दोनों हाथों पर कलाई के ऊपर तक लगवाने के मांग रहा था, मैंने तो 500 ही पकड़ाए। उमा, तुमने काजल को मेहंदी क्यों नहीं लगवानी थी? माँ जी, काजल तो मुट्ठी छाप लेती है। अभी तीजों का त्योहार गया था, फिर रक्षाबंधन में भी काजल ने मुट्ठी तो छापी थी। और वैसे भी काजल का तो रंग इतना काला है, हाथों में मेहंदी लगी हुई होगी तो भी काले रंग से मिलकर छुप जाएगी। हाँ उमा, तुम बहुत बोलने लगी हो। क्या हुआ अगर काजल बहू का रंग काला है तो? उसके मन को देखो, वो तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। तो मैं कौन सा इसका अनादर कर रही हूँ? अब काली को गोरी बोलने से काजल का रंग गोरा नहीं हो जाएगा, ये बात तो आप भी जानती हो माँ जी। पिछले 3 साल से देवर जी का स्वभाव देख रही हो, कितना चिड़चिड़ा हो गया है। उनकी पसंद की लड़की से जिससे वो प्यार करते थे आपने शादी नहीं होने दी। आप ही काजल को पसंद करके लाई थी। आपकी सहेली ने मरते हुए आपसे वचन ले लिया और आप इसे अपने घर की बहू बना कर ले आई। हंसते खेलते देवर जी का चेहरा मुरझाया रहता है। माँ, शाम की चाय मेरे कमरे में ही भिजवा देना, मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। काजल, जा सौरभ को पहले चाय दे आ। ये करवा चौथ का सामान बाद में अलमारी में रख लेना। काजल अभी सौरभ को चाय देने जा ही रही थी कि उसके पापा और बहन करवा चौथ का सामान देने के लिए आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मैंने सोचा कल बच्चे तैयारियों में व्यस्त हो जाएंगे तो आज ही करवा चौथ दे आते हैं। दीदी, जीजू कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है। आंटी, मैं जीजू से मिलकर आऊं? हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, तुम्हारे जीजू हैं, जाकर मिल लो। काजल की बहन पारुल सौरभ के कमरे में चली जाती है। सौरभ ऑफिस का काम कर रहा था। कैसे हो जीजू, आप तो कितने दिनों से घर ही नहीं आए। ये आपकी चाय लाई थी। काजल, जब तुम्हारी मेहमान नवाजी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं अपना काम करने कमरे में आ जाऊंगा। अभी मैं छत पर जा रहा हूँ, 2 घड़ी कोई ढंग से काम भी नहीं करने देता। जैसी शक्ल है वैसी अक्ल है। सौरभ कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में छत पर चला जाता है। वो काजल के पिता को नमस्ते तक नहीं करता। लगता है दामाद जी व्यस्त हैं। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। चलो पारुल बिटिया। काजल के पिता और बहन चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। चुप हो जा बहू, मुझे सचमुच सौरभ पर बहुत गुस्सा आता है। उसका इस तरह से व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे, तुम्हारे पापा चले भी गए, मैंने तो उनके लिए इनसे कहकर समोसे मंगवाए थे। चलो कोई नहीं, हम समोसे खाकर चाय पी लेते हैं। काजल के दर्द को सिर्फ उसकी सास समझती थी, पर वो बेचारी भी क्या कहती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वक्त ही सिखाता है, फिर वो अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। काजल की जेठानी साड़ियाँ देखने में व्यस्त थी। सुनो जी, मैं इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? आपको पता है शाम की पूजा में सब अच्छे से तैयार होकर आती हैं, मुझे उन सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देना है। माँ, तुम कुछ भी पहन लो, तुम्हारे ऊपर सब अच्छा लगता है, आखिर तुम हो ही इतनी सुंदर। उधर काजल भी शाम की पूजा की तैयारी के लिए कपड़े निकाल रही थी। सुबह से 10 बार साड़ियाँ निकालकर अलमारी में वापस रख चुकी हो। अरे तुम्हारे काले रंग पर कुछ नहीं जचने वाला, तुम जो मर्जी पहन लो, सब तुम्हारे रंग में मिल जाएगा। मेरी किस्मत खराब थी जो तुम जैसी काले रंग रूप वाली लड़की से मेरी शादी हुई। पता नहीं बॉस को भी क्या हुआ था आज, आधे दिन की छुट्टी जरूर देनी थी, न छुट्टी देते न मैं तुम्हारी शक्ल देखता। उन्हें क्या पता मेरी बीवी औरों की पत्नियों की तरह सुंदर नहीं है। तभी सौरभ के फोन पर उसके बॉस का फोन आता है। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौरभ, अच्छा हो तुमने फोन उठा लिया। मैं तुम्हारे साथ के ऑफिस के और लोगों को फोन कर रहा था, पर किसी ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। शायद उन्हें लगता है कि मैं काम के लिए उन्हें फोन कर रहा हूँ, पर कम से कम फोन तो उठाना चाहिए, किसी को कोई जरूरी काम होता है। क्या हुआ सर, कोई परेशानी है? मुझे बताइए, मैं अभी आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, परेशानी मुझे नहीं है। वो आज मेरी सिस्टर का पहला करवा चौथ है तो उसके ससुराल वाले एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। उसके घर करवा चौथ देने भी जाना है। मेरी पत्नी शोभना को साड़ी बांधनी नहीं आती। शोभना को और भी तैयारी करनी है, इसलिए वो पार्लर नहीं जा पा रही। और इस समय एक पार्लर वाली से पूछा भी था, पर सब पार्लर बिजी हैं। वही परेशानी हो रही है। मैंने सोचा तुम्हारी पत्नी की नजर में कोई पार्लर वाली हो तो वो हमारे घर भेज दे।
जी सर, मैं अभी 10 मिनट में आपको फोन करके बताऊं। सौरभ सीधा अपनी भाभी उमा के कमरे में जाता है। भाभी, अगर आपको साड़ी बांधनी आती है तो थोड़ी देर के लिए आप ही मेरे साथ चल लो, सर का काम हो जाएगा। अब तुम्हारे सर की पत्नी को तैयार करने में मुझे क्या मिलेगा? मैं अपना समय क्यों खराब करूं? इससे तो मैं खुद ही तैयार ना हो जाऊं। सौरभ बेटा, तू भी किससे पूछ रहा है? उमा ने आज तक कभी किसी की मदद की है जो वो आज करेगी? एक बार काजल से पूछ ले, शायद उसकी जानकारी में कोई पार्लर वाली हो। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? काजल को कभी पार्लर की जरूरत पड़ी भी होगी, उसे कुछ समझ नहीं है। क्या हुआ माँ जी, कोई परेशानी है? काजल की सास उसे सारी बात बताती है। माँ जी, अगर ये माने तो मैं इनके साथ इनके बॉस के घर चली जाती हूँ। मैं उनकी वाइफ को तैयार करके आ जाऊंगी। अभी तो पूजा में बहुत समय है। सौरभ बेटा, काजल ठीक कह रही है। अगर किसी को हमारी जरूरत पड़े तो हमें उनके काम आना चाहिए, और वैसे भी वो तुम्हारे बॉस हैं। तू काजल बहू को ले जा। माँ के कहने पर सौरभ काजल को अपने बॉस के घर ले जाता है। काजल को देखकर शोभना बहुत खुश होती है। काजल उसे बहुत सुंदर तैयार कर देती है। काजल, तुमने तो सचमुच पार्लर से भी अच्छा मुझे तैयार किया है। अब नंद की ससुराल जाओ तो बहुत से लोग देखते हैं। थैंक यू काजल, यू आर सो स्वीट। थैंक यू सो मच सौरभ। काजल जी, आपने तो सचमुच शोभना को बहुत अच्छा तैयार किया है। अब इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। सर, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। शाम को चंद्रमा देखकर ही मैं पानी पीऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आज तो आप दोनों का करवा चौथ का व्रत है। हाँ, फिर भी देखो काजल कितनी हिम्मत करके मेरे लिए यहाँ आई, मुझे तैयार किया। अब घर जाएगी, खुद भी तैयार होगी और पूजा भी करेगी। सचमुच काजल, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी हो। सौरभ जी, आज तो काजल कुछ खा नहीं सकती, लेकिन इस संडे डिनर पर आप दोनों इनवाइट हो। काफी देर तक शोभना और उसके पति काजल और सौरभ के साथ बात करते रहे। काजल भी उनके साथ इतनी घुल मिल गई मानो उनके परिवार का हिस्सा हो। सौरभ का मान सम्मान आज काजल की वजह से और बढ़ गया था। सौरभ मन ही मन बहुत शर्मिंदा था कि जिस पत्नी को रूप रंग के लिए उसने हमेशा अपमानित किया, आज वही पत्नी उसके सम्मान का प्रतीक बनी थी, वही उसके काम आई थी। सौरभ मन ही मन अपने आप से वादा करता है, काजल कितनी अच्छी है, मैंने उसके साथ कितना गलत किया, वो बहुत सुंदर है, ये आज मुझे पता चल गया। काजल घर आती है और 16 श्रृंगार करके तैयार होती है। इतनी देर में सौरभ भी उसके पास आता है। मुझे माफ कर दो काजल, मैं तुम्हारी सुंदरता को पहचान नहीं पाया। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली। अपने पति का प्यार पाकर काजल बहुत खुश थी। काजल के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। उसके बाद उमा और काजल दोनों मिलकर चंद्रमा की पूजा करती हैं और अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं। बाय रूपाली, अब तुम भी नाश्ता कर लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। आप भी ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन कर देना। गौरव ऑफिस निकल जाता है और रूपाली अंदर आ जाती है। रूपाली की शादी इसी साल हुई थी। अभी उसकी शादी को 8 महीने हुए थे, पर उसकी सास केतकी का स्वभाव बहुत ही खड़ूस था। अरे, दरवाजे पर छोड़ने गई थी या सीधा ऑफिस छोड़कर आई है? पता नहीं ये आजकल की बहुएं गेट पर खड़ी पति से हंसी ठिठोली करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती। और ये टिंडे की सब्जी में नमक डालना भूल गई थी क्या? माँ जी, डॉक्टर ने आपको बीपी की वजह से कम नमक खाने के लिए बोला है, इसलिए आपकी सब्जी अलग निकाल ली थी। अरे, मुझे कुछ नहीं होने वाला इतनी जल्दी। एक काम कर, एक पेन और कॉपी लेकर आ जरा, तुझे कुछ लिखवाना है। अब लिखना शुरू कर। 101 मुट्ठी 11 मिठाई के डिब्बे, 2 थाली ड्राई फ्रूट, 2 टोकरे फलों के, 51 गिलास, 51 कटोरी, सबके कपड़े, गहने, हाँ, चीनी, चावल से भरे भगोने या बाल्टी, और बाकी सभी रिश्तेदारों को देने के लिए लिफाफे भी। अब मुट्ठी खाली थोड़ी भिजवाऊंगी, लिफाफा भी तो देना होगा। चल, अब मम्मी को ये पूरी लिस्ट फोन पर समझा दे। पहला करवा चौथ है और शादी के बाद तो पहला करवा चौथ पूरे रीति रिवाज से होना ही चाहिए। भाई, हमने भी रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है। केतकी, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है, हमारी खुद की भी बेटी है, कुछ तो सोचो। तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं ठीक कर रही हूँ। तुम क्या जानो बहू का पहला करवा चौथ कितना बड़ा त्योहार है। दीनदयाल को पता था केतकी अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। रूपाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक शोरूम में नौकरी करते थे और भाई अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। रूपाली को पता था उसके पिता पहले ही उसकी शादी के लिए कर्जा ले चुके हैं और अभी भाई के कॉलेज एडमिशन में भी उनके पैसे लगेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम को जब गौरव ऑफिस से वापस आता है तो वो रूपाली को परेशान देखता है। क्या बात है रूपाली, तुम ठीक से खाना नहीं खा रही? और माँ और पिताजी आज कहाँ हैं? वो खाना नहीं खा रहे क्या? आज माँ और पिताजी अपने कमरे में ही खाना खा रहे हैं।
वो रामायण सीरियल आ रहे हैं ना, तो वही देख रहे हैं। अच्छा, पर अब तो बताओ क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों? गौरव के बार बार पूछने पर रूपाली उसे सारी बात बताती है। गौरव अपनी माँ केतकी के पास जाता है और उससे कहता है, माँ इतना सब कुछ जरूरी तो नहीं, आपने इतनी लंबी लिस्ट बना दी है, पर आप जानती हो कि रूपाली के पापा के पास इतने पैसे नहीं है। देख गौरव, शादी के वक्त भी तूने मुझे चुप करवा दिया था, पर मुझे भी बिरादरी में अपनी इज्जत रखनी है। तू इस बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। अब एक बात बता, मेरे रिश्तेदार पूछेंगे कि पहले करवा चौथ में बहू के घर से क्या क्या आया है, तो क्या जवाब दूंगी? अभी तो मैंने लिस्ट को आधा कर दिया है, तू अब बीच में मत बोल। सुबह इन्हें भी चुप कराया। दोनों बाप बेटों को मैं ही गलत दिखती हूँ। और बहू, तुमने भी गौरव को मेरे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कम से कम मायके से करवा चौथ का सामान मंगाकर इस घर की इज्जत तो रख ही सकती हो, या करवा दोगी हमारी बेइज्जती? गौरव को पता था कि उसकी माँ केतकी नहीं मानने वाली। केतकी को रिश्तेदारों में दिखावा करने की आदत है। करवा चौथ को 3 दिन बाकी थे। उसी शाम केतकी और दीनदयाल की बेटी साधना, जिसकी शादी उसी शहर में 1 साल पहले हुई थी, वो रोती हुई आ जाती है। मुझे कुछ बता, तू जब से आई है रोए ही जा रही है। जब तक बताएगी नहीं पता कैसे चलेगा? दामाद जी को फोन किया है, वो भी फोन काट रहे हैं। साधना दीदी, थोड़ा सा तो कुछ खा लो। नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी न पीऊंगी। माँ रोहित ने अपनी बहन की बातों में आकर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। कहते हैं मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और उन्होंने उस लड़के को उनके पीछे घर आते देखा है। आप ही बताओ पिताजी, रोहित तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि उन्होंने मेरे से शादी करके गलती की है। मेरा फोन भी छीन लिया है कि मैं उस लड़के से बात करती हूँ, और आज तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि उन्हें मेरे से तलाक लेना है। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं दामाद जी से बात करूंगी। ऐसे कैसे वो अपनी बहन की बातों में आ गए? चिंता मत कर साधना, हम बात करेंगे दामाद जी से। तभी गौरव भी आ जाता है और उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो रोहित को फोन करता है। रोहित जी, आप बिना आंखों से देखे साधना पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। गौरव, थोड़ा धीरे से बात कर, तेरे जीजा हैं वो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। पर माँ, ये कैसे साधना पर बिना सोचे समझे? इसका मतलब क्या प्रीति झूठ बोल रही है? मेरी बहन की साधना से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ऊपर से साधना बोल रही है कि प्रीति गलत है। अब जैसे तुम अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुन सकते, मैं भी नहीं सुन सकता। रोहित फोन काट देता है। गौरव भी परेशान हो जाता है। घर में सभी का मन खराब था। इसी बीच रूपाली की माँ उसे फोन करती है। रूपाली, जैसा तूने मुझे बताया था वैसा मैंने कोशिश की है कि तेरी सास को बस पसंद आ जाए। कल मैं तेरे पापा के साथ आऊंगी करवा चौथ का सामान देने। ठीक है मम्मी, वैसे साधना दीदी भी यहीं आई हुई हैं, आप उन्हें भी मिल लेना। रूपाली ने अपनी मम्मी को करवा चौथ के सामान के लिए फोन कर दिया था, लेकिन साधना की परेशानी में केतकी का सारा ध्यान साधना में ही लग गया था। रूपाली केतकी से कहती है, माँ जी, सब्जियां और कुछ दालें खत्म हो रही हैं, मैं मार्केट से ले आती हूँ। पिताजी भी अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं, रात तक लौटेंगे। दीदी, आप चलोगी साथ? नहीं रूपाली, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, तुम ले आओ। रूपाली बाजार चली जाती है। ये तो साधना दीदी की ननद प्रीति दिखाई पड़ती है, पर इसके साथ ये लड़का कौन है? और ये दोनों तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे ये सब रोहित जी को दिखाना होगा, पर कैसे? हाँ, एक आइडिया है। रूपाली प्रीति और उस लड़के की अपने मोबाइल में फोटोज खींच लेती है और सीधा रोहित के ऑफिस पहुंचती है। भाभी, आप यहाँ? पर मुझे साधना से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। वो मुझे धोखा देकर किसी और से प्यार का चक्कर चला रही है। रोहित जी, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट विश्वास में बंधा होता है। विवाह के वक्त इसी विश्वास की नींव पर पति पत्नी अपने रिश्ते का घरौंदा बनाते हैं। वैसा ही एक घरौंदा आपने और साधना ने बनाया है। इसे टूटने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। विश्वासघात साधना ने किया है भाभी, मैंने तो हमेशा उसे प्यार किया है। रोहित जी, कभी कभी जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, ये मानना भी जरूरी है। अब ना जाने प्रीति ने ये झूठ दिखाने के लिए अपना कौन सा सच छुपाया है। ये देखिए रोहित जी, यही लड़का है ना जिसे उस दिन आपने अपने घर से बाहर आते देखा था, ये देखिए। रोहित जब प्रीति के साथ उस लड़के की फोटो देखता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है और वो घर जाकर प्रीति से सारी सच्चाई उगलवाता है। प्रीति, तुमने अपने आप को बचाने के लिए अपनी भाभी को फंसाया, तो मुझे एक बार उस लड़के के बारे में बता देती, क्या मैं मना कर देता? अगर लड़का अच्छा है तो मैं खुद तुम्हारे लिए उससे बात करता। माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी संभालना मेरा फर्ज है, पर तुमने ये गलत किया। प्रीति, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी कि कहीं आप वैभव को देखकर गुस्सा ना हो जाओ, इसीलिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मैंने साधना भाभी से भी माफी मांगी। भैया प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। रोहित साधना से माफी मांगता है और प्रीति भी अपनी गलती के लिए साधना से माफी मांगती है।
साधना, आज अगर रूपाली भाभी ना होती तो शायद इस सच से पर्दा कभी नहीं उठता। उन्होंने ही मुझे आज इस सच के बारे में बताया। प्रीति ने जो भी बचपने में आकर गलती की है ये बहुत बड़ी है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे और प्रीति को माफ कर दो। रूपाली भाभी, आपने मेरा घर खराब होने से बचा लिया। आज आपकी वजह से ही मेरी शादीशुदा जिंदगी बिखरने से बच गई। साधना दीदी, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप रोना बंद कीजिए। कल करवा चौथ है, हम सब मिलकर इस व्रत को खुशी खुशी रखेंगे। अगले दिन करवा चौथ का व्रत होता है और रूपाली के मायके से उसके माता पिता करवा चौथ देने के लिए आते हैं। आपकी बेटी रूपाली हमारे घर की बहू है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं शगुन की मट्ठी और मिठाई जरूर रखूंगी, पर ये गहने और रुपए, ये सब तो मेरी जिद थी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें रूपाली के रूप में हीरा मिल गया जो अनमोल है। केतकी का बदला व्यवहार देखकर गौरव और रूपाली उसके गले लग जाते हैं और फिर रूपाली के मम्मी पापा खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। केतकी, आज तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद केतकी, रूपाली और साधना तीनों मिलकर कथा करती हैं और रात में चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। उस दिन सास बहू का करवा चौथ व्रत उनके रिश्ते में प्यार भर देता है।